क्लास 6 आपका ये PA 1 सिलेबस से पार्ट 4 का लास्ट वीडियो है और इसके माध्यम से आज आप अपने चैप्टर को जानेंगे कि वायु और जीवन जो आपका शीर्षक है उसका अभिप्राय क्या है। ठीक है ना। जो भी पाठ्यक्रम का लास्ट है हमारा ये, आपने वैसे भी अपना PDF से वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और जो मैंने आपको ऑडियोज भेजे थे वो भी आपने सुने होंगे। इसके अलावा ये भी एक प्रयास है कि आप इस वीडियो के द्वारा अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, उनको जब क्लासेस चलते हैं उस टाइम पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पार्ट 4 का अध्ययन करते हैं कि भारत में प्रतिदिन वायु प्रदूषण की विकराल होती समस्या भविष्य में समस्त जीवनवासियों के जीवन में, जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के जीवन में कितनी बड़ी परेशानी आ सकती है। विषम स्थिति उत्पन्न करने के लिए यह चित्रण किया गया है इस पाठ में कि जब हमारी वायु प्रदूषित होगी तो स्वाभाविक बात है उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पर होगा, हमारे जीवन पर होगा। तो यही है आपका शीर्षक वायु और जीवन। जैसा कि आजकल आपने देखा कि अभी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जो सब कुछ बंद था उसमें पर्यावरण पे सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ा है ना। हमारी वायु भी प्रदूषित जो थी वो शुद्ध हो गई। हमारी गंगा यमुना नदियाँ जिनका पानी इतना गंदा हो गया था कि कहने को तो वो गंगा थी लेकिन वो उनमें इतनी अशुद्धता थी, जल स्पर्श करने के लायक भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कुछ हमारी मान्यताएं ऐसी हैं, उसमें स्नान करने से ही हमारे पाप दूर होंगे। दिन भर पाप करिए तो शाम को एक डुबकी लगा लीजिए गंगा जी में। ये तो बात ठीक नहीं है ना। लेकिन मान्यताओं को भी अपनी जगह पे रखना है और स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। हमने अगर वहाँ पर स्नान किया है तो ये नहीं कि हम शैम्पू साबुन ये सब चीज़ें लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर कपड़े भी धो रहे हैं, जानवरों को लेकर जा रहे हैं, उन मवेशियों को भी उसी में डाल दे रहे हैं कि चलो तुम भी नहा लो और शुद्ध हो जाओ। ऐसा नहीं। पानी हो या वायु हो, दोनों का ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना इनके हमारा जीवन नष्ट होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाठ। वायु को प्राण भी कहते हैं क्योंकि वायु ही जीवन है। इस वायु के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है। जी हाँ, जैसे अभी मैंने कहा कि जल और वायु दोनों ही हमारे लिए प्राणदायी चीज़ें हैं और न मिलने पर हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन पानी के बिना हम रह भी सकते हैं। जैसे हम व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो हम पानी नहीं पीते हैं ना, तो मरते तो नहीं है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमें नहीं मिलेगी, हमारी प्राणवायु हमको अगर नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नष्ट होने की कगार पे होगा और हम मृत हो जाएंगे, जितने भी जीव जंतु हैं। इसी प्रकार से मनुष्य कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है जब तक उसको वायु नहीं मिलेगी। लेकिन वायु ना मिलने पर अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कुछ शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों का संतुलन निश्चित मात्रा में पाया जाता है। जब किसी भी गैस की जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा नहीं हो, यदि ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो भी हमारे लिए उतना ही दुखदायी होगा। यह हमारे शरीर में रक्त की सफाई का कार्य करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है और शरीर को विषाणु एवं जीवाणु रहित रखकर उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। ये सभी कार्य जो है वो किसके द्वारा
मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव। आप लोग जानते हैं 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, साइंस में आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा है ना। तो उस चैप्टर में आपको मालूम होगा कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, वे भी हमारी तरह ही सांस लेते थे। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप और हवा न प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, क्या सभी आपने देखा है कभी अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी को जलते हुए? जब नहीं जलती है तब पंखे से हवा करने के लिए वह जल उठती है। आप लोगों ने, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने तो जरूर ही इस क्रिया को देखा होगा। मोस्टली हमारे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हा जलाया जाता है, और नहीं भी चूल्हा जलाया जाता है तो सर्दियों में तो सभी लोग आग जलाकर तापने का ये क्रिया करते हैं, अपने आप को गर्माहट देने के लिए। तो जब वो लकड़ी नहीं जलती है तो उसको हवा दी जाती है ना, पंखे के द्वारा, या लोहे की एक फूंकनी होती है उससे फूंकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जलती कैसे है ये देखिए। जब पंखे से हवा करने पर वह जल उठती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह ज्वलनशील हो जाती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके हम सभी देख सकते हैं। अपने घर में कभी आप अपने बड़े लोगों के साथ, अकेले में नहीं, जब आपका कोई बड़ा घर का सदस्य साथ में हो, तब आप इस क्रिया को करके देख सकते हैं कि कैसे लकड़ी को जलाया जाता है। एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास में ढक दीजिए। ये भी एक प्रयोग बताया जा रहा है साइंटिफिक वाला, कि मोमबत्ती को जलाइए और एक गिलास के अंदर ढक कर रखिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। मोमबत्ती जलेगी, जब तक उसको हवा नहीं मिलेगी तब तक वह नहीं जल सकती। और कौन सी? जब तक गैस नहीं मिल रही है, क्योंकि जब गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो मोमबत्ती स्वतः ही बुझ जाएगी। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्वास संबंधी रोग भी हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि लक्षण हो सकते हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। जो वायु का अशुद्धिकरण है वो कई एक प्रकार हैं। आप सभी देखते होंगे कि जहाँ पर कारखानों का धुआं जब उठकर चिमनियों से ऊपर जाता है तो उसमें जो अविष्ट पदार्थ मिले होते हैं, कई एक विषाक्त चीज़ें होती हैं, उस धुएं के द्वारा हमारे वायुमंडल में वो मिश्रित हो जाती है। जैसे स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, और जिनका कुछ पार्ट खराब हो जाता है तो वो बहुत गंदा वाला धुआं फेंकने लगती है ना। तो उन गाड़ियों से, रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों की चिमनियों से विषाक्त गैसें जब हवा में मिलती हैं तो वायु प्रदूषित हो जाती है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वायु को इस प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने या कराने से नहीं संभव है। इसके लिए सभी मनुष्यों को, सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों के शहरों में काफ़ी जो दूर दूर तक खोले जाए, मतलब जहाँ पर घनी आबादी है, जहाँ पर हम लोगों की बस्तियाँ हैं, उनसे दूर हट के ये फैक्ट्री, ये कारखाने बने होने चाहिए,
जहाँ पर रासायनिक पदार्थों का, क्रियाओं का जो शुद्ध करके उनको अशुद्ध चीज़ें होती हैं उन्हें शुद्ध करके एक रिसाइकलिंग का वर्क होता है, उसको भी बस्ती से दूर करना चाहिए, है ना। पेट्रोल, मोबाइल ऑयल एवं डीजल आदि चलाने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उनके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा से चले। इस प्रकार वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैसों की मात्रा घट जाएगी। देखिए, मैंने अभी बीच में आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि जब लॉकडाउन हुआ था, प्रकृति यदि अपना संतुलन बनाने पर आ जाएगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य कर देगी कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे सरकार हो या जनता हो, मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। इस समय कोविड-19 जो ये वायरस फैला हुआ है, वो वायरस हमको ये सीख देता है कि हमें कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कई बार ये देखा गया, आप लोग भी अब समझते हैं कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, चोरी छुपके होती है, सरकार से निगाह बचा के लोग करते हैं ये काम। तो ये उन सभी चीज़ों का ही तो इफेक्ट है। भूकंप का आना, बाढ़ का आना, ये सारी आपदाएं तब होती हैं जब मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। जब तक आप उसके साथ इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी पर जो कार्य हो रहा है, जो एक सुचारू क्रिया है, उसमें बाधा ना आए। ठीक है ना। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें वायु अगर शुद्ध चाहिए तो कम से कम वाहन का प्रयोग करें। जैसा अभी 2 महीने में जो शुद्धिकरण हुआ है, और अभी भी हर जगह तो लॉकडाउन नहीं इतना पूरी तरह से खोला गया है, जिससे कि अभी आपकी ट्रेनें बंद चल रही हैं, बसें भी उतनी ज़्यादा नहीं दौड़ रही हैं, और भी वाहन उतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। तो क्यों ना हम एक अपने इस क्रिया को एक नियम बना लें। जब कोई भी कार्य नियमावली के अनुसार होगा तो स्वाभाविक है कि हम इस प्रदूषित वातावरण को शुद्ध रूप में वापस ला सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।